जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फॉर आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर 78। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस कर, अच्छा आज क्विज नहीं है, ओरिजिनली प्लान था हमारा, लेकिन कुछ थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है आज हमारा, तो क्विज नहीं है। क्विज इंशाल्लाह कल के लेक्चर में होगा। एग्जाम चीट शीट पढ़नी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने, और फिर उसके बाद नया चैप्टर 6 स्टार्ट करना है जो कि रिलेट करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से। कंसेप्ट इजी हैं, कोई इतने टेक्निकल नहीं, आपको पता है ज़्यादातर कंसेप्ट्स बिजनेस लॉ के इजी हैं, लेकिन होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ आया कुछ आपको? उसके 4 रूल्स हैं। रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 4 रूल। 2 रूल तो छोटे छोटे एक एक लाइन के है ना, एक एक उसको साइड पे करते हैं। जो 2 पहले वाले रूल्स हैं ज़्यादा अहम, क्या उनमें फ़र्क आपको पता है क्या है? पहला क्या था? इफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग, और इफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन नॉन हैपनिंग। और हैपनिंग में आगे 2 केसेस थे, इफ टाइम इज फिक्स्ड, इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड। और नॉन हैपनिंग में 2 केसेस थे, इफ टाइम इज फिक्स्ड, टाइम इज नॉट फिक्स्ड। कोई प्रॉब्लम इनमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। कैसे पता चला सब ठीक है? आपको सब आता है, कैसे पता चला? हाँ असाइनमेंट, ये हुई ना बाकी तरह। असाइनमेंट असाइनमेंट किधर है? आते ही मैंने कहा था टाइम ज़ाया नहीं करना, जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की हुई खड़े हो जाएं। आप टाइम ज़ाया करते हैं ना, एंड में फिर वो रह जाता है कोई ना कोई टॉपिक, फिर अगले दिन पे शिफ्ट करना पड़ता है। जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की खड़े हो जाए। मेल स्टूडेंट्स में से जिसने असाइनमेंट नहीं की खड़े हो जाए। असाइनमेंट की आपने? आपने असाइनमेंट की है? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं करते? असाइनमेंट किया तुमने? असाइनमेंट किया तुमने? असाइनमेंट असाइनमेंट किधर है? ये मुतमिन बैठा, असाइनमेंट किया तूने? ये है कि नहीं? वैसे मैं क्या इसको कहूँ अब, असाइनमेंट किया तूने? तो कमाल ही नहीं है वैसे। आप ये छोटी सी बात नहीं आपको समझ आ रही है, उसकी केस स्टडी कैसे समझेंगे एग्जाम में जाके? छोटी सी बात पता क्या मैंने कही है? जिन मेल स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की खड़े हो जाए। इसमें कोई है एम्बिग्विटी? यार वैसे तेरे का नाम क्या कहूं? नहीं क्या क्या समझ, अच्छा तू क्या समझ, सारी बातें छोड़े भाई, मेरे को ये बता दे आप क्या समझ के बैठे थे? हैं? मैं कितना सच्चा ऑनेस्ट है, हैं? असाइनमेंट किधर है? ये शर्म कर, कुछ शर्म कर, शर्म कर। असाइनमेंट क्यों नहीं की? क्या करते रहे? लेक्चर लिया, रिवाइज किया, तो ये असाइनमेंट किसने करनी थी? क्या सिर्फ लेक्चर लेने से पेपर पास हो सकता है? मेरा ख्याल है नहीं, जब तक रिटर्न असाइनमेंट नहीं करेंगे, जब तक साथ में हर लेक्चर की रिटर्न असाइनमेंट नहीं करेंगे। मर्जी है आप लोगों की। असाइनमेंट किया तूने? असाइनमेंट असाइनमेंट किया आपने? असाइनमेंट किया आपने? असाइनमेंट, शाबाश शाबाश, असाइनमेंट, शाबाश। चलिए अब चलते हैं हम होम असाइनमेंट की तरफ, डिस्कशन की तरफ। डिस्कशन में था हमारा पहले, बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सबसे पहले हमारी चीट शीट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 था ना। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस पेमेंट इफ मैरिज अकर्स बट द पर्सन डाइज बिफोर मैरिज, व्हाट इज इफेक्ट? वो पर्सन ही मर गया तो क्या अब कॉन्ट्रैक्ट होगा? अच्छा याद रखे, नॉर्मल रूल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर किसी एक पार्टी की डेथ होती है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वाली वारसान हैं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। नॉर्मल रूल ये है। लेकिन क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो जब पार्टी की डेथ हो जाए उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का रूल क्या है? पार्टी की डेथ हुई, जो लेने देने वाला होता है, चीजें खरीदे बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद किसी पार्टी की डेथ हो जाए तो क्या रूल है?
उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसकी डेथ हुई है वो पूरा करेंगे। लेकिन जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है, जैसे एग्रीमेंट टू मैरी, जैसे कोई पेंटिंग का एग्रीमेंट, जैसे कोई सिंगर है तो उसके साथ एग्रीमेंट किया, तो ये जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट किया राहत अली खान के साथ, भैया आके सिंगिंग करो, वो बीमार हो गया, उसने चाहत अली खान को भेज दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। हर एग्रीमेंट में ये जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो स्किल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, पर्सनल स्किल पे, याद रखें ये जिस पर्सन के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसी को परफॉर्म करना है, कोई एजेंट या थर्ड पर्सन परफॉर्म नहीं। कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट? पर्सनल नेचर के। तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज करके बताइए, क्या ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है? पर्सनल नेचर का। पर्सनल नेचर का, बंदा फारग है तो कॉन्ट्रैक्ट भी फारग। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बैन्स द टेक्नोलॉजी बिफोर अप्रूवल इज ग्रांटेड, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट? एक कॉन्ट्रैक्ट है वो जिस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहा है, गवर्नमेंट ने उस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट से पहले, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वाइड। किस वजह से वाइड हो गया? इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जाहिर है इम्पॉसिबल ही हो गया, लॉ ने मना कर दिया। अप्रूवल बिकम ड्यू टू ए चेंज इन लॉ की वजह से इम्पॉसिबल, वो अब नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या हो गया? वॉइड। बायर पेड एडवांस बिफोर द बैन, कैन इट बी रिकवर्ड? क्यों? वाइड एग्रीमेंट में तो रिकवरी होती नहीं है। वो इलीगल जो क्रिमिनल वाले एग्रीमेंट होते हैं उनमें रिकवरी नहीं होती। वेजरिंग वाला एग्रीमेंट इसकी एग्जांपल है, उसमें रिकवरी नहीं होगी। वेजरिंग वाले में, क्राइम वाले एग्रीमेंट में रिकवरी नहीं होती। हर वाइड एग्रीमेंट क्राइम वाला एग्रीमेंट नहीं होता। तो ऐसे वाइड एग्रीमेंट जो वाइड तो है लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है, जैसे वेजरिंग एक्टिविटी नहीं है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट वाइड होने पे जो एडवांस है उसकी रेस्टिट्यूशन होती है। जो क्राइम नहीं है उनमें रेस्टिट्यूशन रिस्टोरेशन होगी। जो वाइड एग्रीमेंट भी हैं और क्राइम भी हैं उनमें रेस्टिट्यूशन नहीं होगी। पढ़ा था ना, वेजरिंग में होती है रेस्टिट्यूशन के नहीं होती। नेक्स्ट, सेलर स्पेंड मनी सीकिंग अप्रूवल, कैन बायर बी फोर्स्ड टू रीइंबर्स इट? ये सर में कहानी क्या थी, कहानी सुन लें। कहानी ये थी कि एक पर्सन ने बोला था कि ऐसा कर मेरे लिए ना जहाज, बहरी जहाज बना दे। उसने कहा मैं बहरी जहाज बना देता हूं लेकिन समंदर में चलाने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। बायर ने कहा अप्रूवल भी तुम लेके दोगे। सेलर ने कहा ठीक है, जहाज बनाने का एग्रीमेंट दे दो 5 करोड़। 5 करोड़ दे दिया, जहाज बनाना शुरू किया। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि किसी प्राइवेट पर्सन को जहाज बनाने की इजाजत या समंदर में जहाज ले जाने की इजाजत अब से नहीं है, इलीगल हो गया। अब बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड रहा कि वाइड रहा? वाइड। अगर वो पर्सन कहे नहीं नहीं वाइड नहीं है, मैं तो भागदौड़ करता रहूं, मेरा थोड़ी कसूर है, तो क्या इसको माना जाएगा आर्गुमेंट को? नहीं, एग्रीमेंट वाइड। जो एडवांस लिया हुआ है वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट क्या हो गया? हाँ, शर्त क्या? रीजन देखे, रीजन, शर्त क्या? शर्त एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा गया था कि मैं आपसे जहाज खरीदूंगा। एग्रीमेंट में लिखा गया था अगर गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी, आपने गवर्नमेंट से मुझे इजाजत लेके दे दी, फिर मैं जहाज खरीदूंगा। अगर एग्रीमेंट ये होता ना सिर्फ कि मैं जहाज खरीदूंगा, फिर गवर्नमेंट इजाजत दे या ना दे, जहाज खरीदना पड़ता, बहरी जहाज। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ये था कि गवर्नमेंट ने इजाजत दी तो फिर मैं आपसे जहाज खरीदूंगा, या गवर्नमेंट अगर लाइसेंस इशू कर दे तो फिर मैं जहाज खरीदूंगा, वरना नहीं। अब अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर अमल नहीं होगा, क्योंकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, वो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं होगा। तो जो लिया दिया होगा वो क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। आगे चले जी, ये बात समझ आ गई आपको? नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन इवेंट विद इन अ ईयर बट इट डज नॉट अकर, इज इट इन्फोर्सेबल? कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि तब कब इसके ऊपर अमल किया जाएगा अगर कोई इवेंट अगर हो। यह है कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट और टाइम। उसे 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या नहीं, ये वाइड हो गया। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन इवेंट दैट लेटर बिकम इम्पॉसिबल। A contract depends on event not happening but it happens, वाइड हो गया, शाबाश। A contract depends on an event impossible from the start. Payment is promised if a dead person is revived. Event does not occur within fixed time. Can contract be enforced?
नहीं, इवेंट लेटर भी कम, ये तो वही डुप्लीकेशन हो गई है, डुप्लीकेशन भी हो रही है। फर्स्ट टाइम जब आप किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, ऐसा ही है। क्योंकि चीट शीट वाला एक्सपेरिमेंट हमने फर्स्ट टाइम किया है तो उसमें कुछ डुप्लीकेशन हो गई है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको लगता होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी तो नहीं है, थोड़ा सा ऐसा होता है। नेक्स्ट एडिशन में इंशाल्लाह इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट, इवेंट डज नॉट अकर, अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया। इवेंट अकर्स विद इन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन, भाई ये क्या वाकई पर्सन मेक्स द इवेंट इम्पॉसिबल बाय ओन एक्शन। नहीं, ये डिफरेंट है। अगर कोई एक पेंटर है, उसने एग्रीमेंट किया, इम्पॉसिबिलिटी ना, लॉ जिसको इम्पॉसिबल कहता है, इसका मतलब क्या है कि वो लीगली इजाजत नहीं या प्रैक्टिकली वो काम हो ही नहीं सकता। जैसे पेंटर ने एक पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया कि वो उसे एक खूबसूरत सी सीनरी की पेंटिंग बना के देगा 10,000 में। उसके बाद पेंटर का हाथ कट गया, एग्रीमेंट वैलिड या वाइड? कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, ओके। दूसरा केस, पेंटर का हाथ कटा नहीं है, उसने खुद अपना हाथ काट लिया, फर्ज करें। अब बताइए, अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। जब खुद से कोई ऐसा काम किया कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है? ब्रीच। भाई फर्क समझ रहे हैं? क्योंकि जानबूझ के खुद किया है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। भाई कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। अगर सिर्फ वाइड हो जाए तो डैमेजेस पे नहीं करने, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो डैमेजेस पे करने हैं, ये फर्क है। भाई बात समझ आई? नहीं आई बात? नहीं आई ना बात? सिंगर की तबीयत खराब हो गई, ड्यू डेट के ऊपर वो गला खराब है, उसका सिंगिंग कर ही नहीं सकता, क्या होगा? वाइड हो जाएगा, ठीक है। और फर्ज कीजिए उससे पहले जानबूझ के सिंगर ने फंक्शन से पहले ठंडी ठार बोतलें पी, आइसक्रीम खाई, ठीक है, पिज़्ज़े मंगवा के खाए, मसालेदार चीजें खाई, फिर दोबारा बोतल पी, ठंडी या हुआ भी, अगले दिन उसका गला खराब हो गया। अब बताइए, क्या अब ये सुपर भी नहीं, क्या अब ये इम्पॉसिबिलिटी है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? तो जानबूझ के किया, जानबूझ के किया, ठीक है। एग्रीमेंट टू मैरी था, मैरिज से पहले दूसरी पार्टी की डेथ हो गई, इम्पॉसिबल है। और अगर दूसरी पार्टी ने कहा भाई रोज रोज भी तो मरना है, इसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे सुसाइड कर ले, नहीं मैं अपनी मिसाल वापस लेता हूं। दूसरी पार्टी ये गए कि भाई जन्नत में जाने का बड़ा शौक है तो कल भी जाना है, आज ही जन्नत में चल, अच्छा तो इसे एक कंसेप्ट सही पढ़ने चाहिए। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? जानबूझ के किया। कंसेप्ट ये समझाना चाह रहा हूं, मिसाल को गोली मारे, कंसेप्ट ज्यादा है, कंसेप्ट ज्यादा है कि मिसाल ज्यादा है? मिसाल नहीं है, कंसेप्ट ज्यादा है। मैं क्या है यार, ध्यान से सुनते हैं, आप मिसाल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, किधर थे हम? हाँ जी भाई, हाँ। इवेंट अकर्स, किधर है, किधर है? हाँ ये उसने नहीं बताया हुआ, ये वैलिड होगा। अगर तो इसे डिपेंड करता है एग्रीमेंट कौन सा है। अगर तो एग्रीमेंट है कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग और फिर इवेंट अकर्स विद इन फिक्स टाइम, तो फिर ये वैलिड है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, हाँ तो इसमें आप ब्रैकेट में लिख दें, इसमें ब्रैकेट में लिख दें, यहां पे आगे, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, यहां पे आगे क्या लिखते हैं, यहां पे आगे, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग। अब अगर हैपन होगा तो क्या होगा?
वाइड होगा। क्लास में बैठ के चाय पीता, शर्म तो नहीं आती तेरे को? ये कैफे है, कैफेटेरिया ये? लेकिन ला समझने के लिए तो जरूरी है ना, इसके बगैर तो लड़ने। ये अभी आदि पीपी के आदि की है कि दी तेरे को आदि है किसी ने? अच्छा पीपी के की। तो बताया भाई, आगे आगे कौन सा कंसेप्ट है, किधर गए हम? पर्सन मेक्स द इवेंट इम्पॉसिबल बाय ओन। हाँ ये था जिसकी एग्जांपल बता रहा था। ये एग्रीमेंट वाइड हो गया अगर अपने एक्शन से उसने इम्पॉसिबल किया उसको। ये क्या हुआ, एग्रीमेंट वाइड हो गया, और अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मतलब अब डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। आगे चलते हैं। पेमेंट डिपेंड्स ऑन प्रोवाइडिंग टू स्ट्रेट लाइंस इन क्लोज प्रूविंग। उन्होंने कहा मैं पेमेंट करूंगा अगर तुम ये साबित कर दो कि दो स्ट्रेट लाइन स्पेस में जाके एक इकट्ठे मिल जाती है। क्या दो स्ट्रेट लाइन कभी इकट्ठे मिल सकती हैं? नहीं मिल। ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो मतलब वाइड। सेल डिपेंड्स ऑन फादर नॉट रिटर्निंग विद इन 2 years। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस? अच्छा इसको अंडरलाइन कर ले या इसको हाईलाइट। इससे इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन पता है क्यों डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से? कोई स्टूडेंट बता सकेगा? जिसकी एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग है वो जरा बताए कि ये फादर वाला क्वेश्चन बाकी वाले क्वेश्चन से क्यों डिफरेंट है। नहीं, इस वजह से नहीं, हैपनिंग नॉन हैपनिंग। बाकी प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में उसने पूछा है इनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल है कि नहीं। क्या पूछा है इसमें? क्या पूछा है? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि एक ही टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? डिफरेंट टाइप्स। क्या वो आपसे ये कह सकता है कि पहचानो कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? यस, कह सकता है। ठीक है, जैसे उसने ये कहा, एक पार्टी दूसरे से कहे भैया अगर मेरे वालिद साहब 2 साल तक ना आए तो मैं दादा अबू की हवेली तुम्हें बेच दूंगा। ये एग्रीमेंट है, पहले देख तो नहीं है ना 2 साल के अंदर। वालिद साहब गए मैं जर्मनी, अब वालिद साहब आ गए। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ये कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कैसे है? असल में तो कॉन्ट्रैक्ट हवेली खरीदने बेचने का है, लेकिन वो डिपेंड किस कंडीशन पे करता है? वालिद साहब के ना आने पे। कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो अगर वालिद साहब 2 साल के अंदर आ गए तो कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाया, हवेली ना बेच सके। हवेली क्या, बाबा में साइकिल भी नहीं बेच सकेंगे। और अगर वालिद साहब 2 साल के अंदर नहीं आए, हवेली बेच सकते हैं, बेचनी पड़ेगी। ये इसको टिक कर ले, ये अच्छी एग्जांपल थी। फिर पेमेंट प्रॉमिस इफ मैरिज अकर्स बट अनदर मैरिज हैपेंस फर्स्ट, व्हाट इज द? ये वही केस है, वो याद है कौन से वाले केस? हाँ, ए ने बी से कहा और फिर बी ने सी से शादी कर ली, फिर हाँ, ठीक है, वो एग्जांपल याद है ना? इसको क्या आई कैप ने किन अल्फाज में बताया था? एग्रीमेंट कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। क्या बोला था आई कैप ने? इसका नाम क्या रखा था? क्या एग्रीमेंट पर्सनल फ्यूचर कंडक्ट। शाबाश, वही। ठीक है, आगे चल। अच्छा, इस एग्जाम्पल का ऑपरेशन नहीं करना, आपकी आदत है जो एग्जाम्पल आपकी फेवरेट होती है ना, उसमें जो चीज ना आई कैप ने कभी पूछनी है ना आज तक पूछी है, आप वो सोचना शुरू कर देते हैं। वो अजीबो गरीब सवाल। और मैंने एक बैच में एग्जाम्पल दिए कि वो फीमेल थी, उसका एग्रीमेंट हुआ, फीमेल ने आगे मैरिज कर ली तो एग्रीमेंट वाइड। तो स्टूडेंट साइंसदान अब दूसरे पर्सपेक्टिव था, सर सेलर ब्रीच कर सकता है तो बायर भी ब्रीच कर सकता है, क्या हो अगर मेल कर ले शादी? फिर तो हो सकती है। मैं कहा साइंस नहीं पूछना आई कैप ने। ये आई कैप कौन सी एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में? कमर्शियल एग्जाम्पल पूछता है। ये पर्सनल एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलता है। कमीशन इज पेएबल ऑन सेलिंग 500 यूनिट्स, ओनली 250 आर सोल्ड। कमीशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कमीशन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, वालिद साहब ने कहा भाई अगर तुम्हारे 100% मार्क्स आ गए ना, नई गाड़ी का तोहफा दिया जाएगा भाई को। भाई के मार्क्स आए 50%, वालिद साहब को जाके कहने लगे वालिद साहब आधी गाड़ी तो दे दे, हम आधी गाड़ी मिलेगी।
आधी गाड़ी नहीं मिलेगी, रिक्शा में ना, ये चीज रिक्शा मिलेगा। समझ गया कैसा चल रहा है रिक्शा आजकल। चले तो नहीं भाई, टारगेट ये नॉर्मली एग्जांपल है, इसकी कमर्शियल एग्जांपल आपको बताता हूं। प्रैक्टिकली सेल्स टीम को टारगेट दिए जाते हैं कि आपने ये टारगेट अचीव किया तो फिर आपको बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कंसेप्ट इसमें क्या सिखाया है, अगर आपने पूरा टारगेट अचीव किया तो फिर पूरा बोनस मिलेगा, पार्शियल टारगेट पे पार्शियल बोनस नहीं मिलना। ठीक है, ये कंसेप्ट उसने ये बताया। नेक्स्ट, आधी कार नहीं मिलनी, नंबर हासिल करेंगे जितने वाले साहब ने कहा तो फिर। अच्छा बताइए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन छोटे छोटे किसी ना काम के, क्वेश्चन 5 में पता नहीं किस वजह से रखे हो, टाइम जाया करने के लिए। नेक्स्ट एडिशन में मैंने इनको निकाल देना, इस तरह के जो घटिया, मेरा मतलब है कि जो कोई इतने अहम सवाल नहीं है ना, इनको निकाल। ये ऊपर वाले, ये वाले रिटेन रहने हैं, इनमें से छांटी कर लूंगा, कोई अच्छा हुआ ना तो फिर इसको रहने देंगे, वरना इनका कोई फायदा नहीं है। टाइम लगता है बच्चे का सिर्फ। पहले असल में बीला होता था ना जब सिर्फ, तो उस बच्चे का टाइम ज्यादा होता था, हम उस वक्त बच्चे को करा लेते थे ये टाइम, कहते हैं चलो इसी बहाने कंसेप्ट रिवाइज हो रहा। अब बच्चे का टाइम कम है, जब टाइम कम है तो हमने जो इस तरह के जो टाइम टेकिंग चीजें हैं ना, उनको फिर सिलेबस से निकालना है, ताकि बच्चा उसी टाइम के अंदर अच्छी प्रैक्टिस करे। ये सारे सवाल एक तरफ और ये सवाल एक तरफ है, लेकिन बहरहाल फिर भी चूंकि सिलेबस में है, मैंने आपसे कहा था रीडिंग करनी है, असाइनमेंट करनी है, तो सवाल पूछें। अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर 5 में कोई पार्ट ऐसा जो डिस्कस करना चाहते हैं, मैं डिस्कस कर देता हूँ। जी और एच में क्या फर्क है, एक वैलिड, आइए जरा देखते हैं। कह रहा है आलिया promises to pay sum of money to Binish if a certain ship does not return within a year। आगे फिर हुआ क्या, ये तो एग्रीमेंट बता दिया, वकूआ नहीं बताया आगे। हाँ तो क्या रिक्वायरमेंट क्या है, कमेंट ऑन द एनफोर्सबिलिटी ऑफ, अच्छा एनफोर्सबिलिटी बताना है, ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों बताएंगे। आलिया ने प्रॉमिस किया है कि वो बिनिश को एक सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद, अगर वो शिप 1 साल के अंदर वापस नहीं आती तो हाँ इनफोर्सेबल है, और अगर वो 1 साल के अंदर वापस आ जाती है, सोल्यूशन में दोनों बातें नहीं लिखी हुई, दोनों बातें लिखी है कि नहीं इसके सोल्यूशन में, कि अगर वो 1 साल के अंदर आ जाए तो क्या होगा, और 1 साल में ना आए तो क्या होगा, एक लिखा हुआ है, दोनों लिखने चाहिए। और एशविन प्रॉमिसेस टू पे सम मनी टू बुमराह इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, ये तो वही है, दोनों वाला डाल रहे हैं, एक जी में एक एच में। हाँ जी एच सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, आंसर में फर्क है, उसने एक का आधा कर दिया होगा, दूसरे का आधा। हाँ ऐसा करें, ये इनको इकट्ठा कर लें और ऊपर सोल्यूशन के लिख दे ए जी एंड एच, ताकि आपको पता चल जाए दोनों में दोनों बातें आएंगी, दोनों सेम है। बल्कि ऐसा करें एच को काट ही दे, एच को काट दे, हम नहीं जानते अश्विन कौन है, हम नहीं जानते बुमराह कौन है, वैसे तो हम आलिया और बिनिश को भी नहीं जानते। लेकिन बहरहाल भाई असल क्वेश्चन की तरफ भाई, मेन कंसेप्ट समझ गए ना आप, एग्रीमेंट किया, अगर वो नॉट हैपनिंग हो जाए, नॉन हैपनिंग ही रहे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल, अगर वो हैपन हो जाए इनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्ट है कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग। अब आए एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की तरफ, तैयार हैं? ये सारे सवाल एक तरफ और ये एक तरफ, तसल्ली से पढ़े। कह रहा है सबसे पहले रिक्वायरमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अंडरलाइन कर ले और मुझे बताइए मुझे इससे क्या पता चला, बीला का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, अच्छा एग्जाम में क्या बीला और सीला के क्वेश्चन मिक्स आएंगे और वो कहेगा ढूंढो पहले कौन सा है, नहीं आइडेंटिफाइड होंगे। आप बीला वाले, जिन स्टूडेंट ने सिर्फ सीला का पेपर देना है वो ये वाला पार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपका कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है या अदर एक्ट का। अगर कंपनीज एक्ट का हो तो इसका कंपनी लॉ का है, अगर कंपनी एक्ट नहीं लिखा हुआ फिर इसका मतलब है कि कौन सा, कंपनी एक्ट के अलावा कोई भी एक्ट लिखा हुआ है, बिजनेस। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ वजीर और सोलत के दरमियान कौन सा, आल्सो स्टेट वेदर वजीर इज नाउ बाउंड टू परचेज द स्पीड बोट्स फ्रॉम सोलत, और बताओ कि क्या वो ये बोट खरीदने के लिए बाउंड है कि नहीं, बाउंड मींस लायबल है कि नहीं। Wazir said to Solat, I will buy speedboats worth ₹10 million from you if you obtain the license for me to operate the boat at Clifton Beach। जी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताइए कौन सा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों, क्या रीजन ये लिखेंगे क्योंकि इसमें इफ आ गया है,
नहीं 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 नहीं, इफ तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकता है। ये किस वजह से है? कोलैटरल इवेंट वजह से। फ्यूचर कोलैटरल अनसर्टेन इवेंट, जो कौन सा है इसमें? मेन इवेंट कौन सा है और कोलैटरल इवेंट कौन सा है, ये बताएं। मेन बोट की सेल है और 10 मिलियन रुपए लेना, ये मेन 10 मिलियन और बोट, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। और कोलैटरल इवेंट कौन सा है? लाइसेंस। ये आपने बताना है उसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और बताना है कि इसमें कोलैटरल इवेंट क्या है। ठीक है, ये बताना है कंटिजेंट है और क्या बताना है कोलैटरल इवेंट क्या है। कोलैटरल इवेंट क्या है फिर से बताइए इसमें? लाइसेंस। चलिए ये एक बात तो हमने उनसे बता दी जो उसने बोला था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं। Solat agreed and applied for the license and deposited rupees 100,000 as processing fee. सोलत ने एग्री कर लिया और लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, फीस भी 1 लाख जमा करवा दी। However, before the issuance of license, city government imposed ban on the issuance of new license. लाइसेंस देने से पहले गवर्नमेंट ने कहा आज से फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होगा कानून, क्या? किसी किस्म के कोई लाइसेंसिंग इशू नहीं करने। अब गवर्नमेंट की तरफ से बैन लग गया, ये एग्रीमेंट क्या हो गया? वाइड। ठीक है, इनिशियल यानी स्टार्ट स्टेज से वाइड है कि सब्सिक्वेंट यानी सुपरविनिंग स्टेज में वाइड हुआ है? सुपरविनिंग। अब क्या हुआ? सोलत वांट्स वजीर टू बाय द स्पीड बोट्स एज ही हैड मेड नेसेसरी एफर्ट्स टू अरेंज फॉर द लाइसेंस। अब सोलत वजीर से कह रहा है वजीर भाई खरीदनी पड़ेगी आपको बोट, क्योंकि मैंने तो अपनी भागदौड़ पूरी की है, मसला मेरी तरफ से नहीं है, मसला गवर्नमेंट का है। However, वजीर रिफ्यूजेस टू बाय द स्पीड एसेट फ्रॉम द सोलत, लेकिन वजीर ने रिफ्यूज कर दिया। बताइए वजीर बाउंड है कि नहीं? वजीर इस स्पीड बोट को बाय करने के लिए बाउंड है या नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था जो कि डिपेंड कर रहा था ऑन रिसीविंग ऑफ लाइसेंस। अब चूंकि लाइसेंस इम्पॉसिबल हो गया, लाइसेंस ऑब्टेन नहीं किया गया, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल इवेंट अकर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्सेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग में अगर वो इवेंट हैपन ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर से क्या? कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो और वो इवेंट अगर हैपन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। भी समझ आई क्या बोला? जरा बोले क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट इवेंट अपॉन हैपनिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग हो और वो इवेंट हैपन ना हो तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। क्लियर जी? क्वेश्चन 6 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बस ये तो हो गया पूरा। प्रैक्टिस सेट कौन सा? अच्छा वॉल्यूम, ठीक, ओके ओके ओके। इसमें कौन सा क्वेश्चन था? 1, 6 और 7? ओहो, 1 स्क्वायर रिसर्च वाला है। चलिए आइए स्टडी कर लेते हैं इसको। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इवैल्यूएट सीपीज पोजीशन। सीपीज पोजीशन का मतलब क्या है कि बताओ, हाँ, इसके राइट्स और लायबिलिटीज बताओ, और कह रहा है खास तौर पे इसमें रेमेडीज अवेलेबल टू इट। बताओ, पहले बताओ सीपी ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं किया, और फिर बताओ इसके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, रेमेडीज भी साथ बता दो। क्योंकि पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन, इवैल्यूएट पोजीशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएट पोजीशन का मतलब बताओ क्या इसकी तरफ से कोई ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ, और फिर बताओ इन एनी केस कि इसके राइट्स और ड्यूटीज हैं, और कोई रेमेडीज अगर अवेलेबल है तो वो भी बता देना। यानी ये क्या कुछ इसके पास कानूनी चाराजोई में क्या कुछ ये कर सकता है, अगर कानूनी केस फाइल करता है तो इसे क्या कुछ मिल सकता है, रेमेडीज ये बताओ। तो क्या कह रहा है? स्क्वायर रिसर्च इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए मेडिकल डिवाइस विद रेडियो सेंसर टेक्नोलॉजी।
ठीक है, मेडिकल डिवाइस बनाना चाह रहे हैं रेडियो सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ. इन जनवरी 24 SR entered into an agreement with Crescent Pharmaceuticals under which CP agreed to purchase 500,000 units of that medical device from SR in June 24. CP ने बोला SR से कि हम 500,000 आपसे वो मेडिकल डिवाइस खरीदेंगे जो आप इजाद कर रहे हैं. If SR obtains regulatory approval from the Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP), कह रहे हम आपसे ये मेडिसिन खरीद ले. कृष्ण वाले क्या कह रहे हैं, हम आपसे मेडिसिन खरीद लेंगे स्क्वायर वालों से कि अगर गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली. बताइए क्या ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या कोई और है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. भाई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो उसमें बताएं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? मेडिसिन भेजने का. उसने मेडिसिन देनी है, उसने इससे पैसे देने. इसमें कोलैटरल अनसर्टन फ्यूचर इवेंट कौन सा है? अप्रूवल. शाबाश. तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एग्री हुआ. सीपी पेड एन एडवांस ऑफ ₹10 million टू SR. सीपी ने 10 million पे कर दिया एडवांस में. In February 24, SR initiated the approval process with DRAP. However, before the approval was granted, the Ministry of Health revised its guidelines and banned the use of radio sensor technology for medical purposes. और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बैन ही कर दिया. उन्होंने क्या किया? टेक्नोलॉजी को बैन ही कर दिया. अब इसका मतलब अप्रूवल अनकरीब मिल जाएगी ना? अब अप्रूवल कभी नहीं मिलेगी, बैन हो गया. तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट void. अच्छा आगे चलते हैं. SR incurred ₹12 million for obtaining approval from DRAP. SR ने अप्रूवल के लिए 12 million जो थे वो खर्च कर लिया हुआ था. अंडर इवेल्युएट CP's पोजीशन. सबसे पहले आपने बताना टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? कंटिंजेंट. फिर इनफोर्सेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है. भाई ये बात समझ आ गई. अब बताइए CP की पोजीशन. सीपी की पोजीशन क्या है इसमें? सीपी कौन सा था, बायर था कि सेलर था? भाई सीपी बायर था या सेलर था? बायर था. तो जरा बताइए इसकी क्या पोजीशन है. क्या ये लायबल है बाय करने के लिए? आप देखेंगे लायबल नहीं है. क्यों? क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है. ठीक है. क्या राइट्स ड्यूटी इसकी कोई है? पहली ड्यूटी मतलब अच्छा याद रखिए, ड्यूटी में हम ये लिखेंगे कि ये लायबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए. ड्यूटी में क्या लिखेंगे? ये थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लीजिए. आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है. मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर ड्यूटीज लिखा है ना, ड्यूटीज ऑफ टीचर, तो उसके अंदर क्या लिखा? आपको सिलेबस के सारे कंसेप्ट बढ़ाना ये टीचर की जिम्मेदारी है. ये ड्यूटी में आना चाहिए, ड्यूटी वाले सेक्शन में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए. अच्छा, और स्टूडेंट के सारे सवालों के जवाब देना ये ड्यूटी में शामिल नहीं है. ऐसा ही है ना भाई? आपके सारे सवालों के जवाब देना मेरी ड्यूटी क्यों ड्यूटी नहीं है भला? क्लास में आप पूछे, क्लास के बाद मेरी मर्जी. मैं चाहूं तो अलाउ करूं आपको, चाहूं तो अलाउ ना करूं. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा क्लास में सवाल नहीं पूछता, कहता है सर जी वो जरा मुझे दूसरे हंसे ना, इस वजह से मैं बाद में सवाल पूछता, क्या मैं लायबल हूं बाद में उसकी क्वेरी को जवाब देने का? नहीं. मैं क्लास में जितने मर्जी सवाल पूछो वो जवाब देने के लिए जिम्मेदार हूं. क्लास के बाद तो अगर एग्रीमेंट में मेरे ये लिख दिया जाता है कि मैं हर वक्त स्टूडेंट की क्वेरी का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, क्या ये ड्यूटी में आएगा कि या नहीं आएगा? ड्यूटी वाले सेक्शन में आएगा कि नहीं आएगी? ये बात कितने स्टूडेंट्स का ख्याल, क्या ये मेरी ड्यूटी को डिस्क्राइब करती है? ये स्टेटमेंट क्या मेरी ड्यूटी की नेचर को डिस्क्राइब करती है? ये स्टेटमेंट ये ड्यूटी वाले सेक्शन में आएगा. हालांकि स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो ड्यूटी है ही नहीं, तो ड्यूटीज में क्यों कर रहे हो? तो भैया ड्यूटीज का मतलब ही यही है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना. क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना. वालदा ने हमारी छोटी बहन से कहा खाना बनाओ. छोटी बहन ने कहा ठीक है रोटियां बनाऊंगी, सालन नहीं बनाऊंगी. ड्यूटी क्या लगाई? अब ये बता दिया रोटियां बनाऊंगी, ये ड्यूटी है.
साथ में क्लियर कर दिया क्या ड्यूटी नहीं है, तो अल्लाह ने बनाया। अच्छा चलो वो दूसरी बड़ी बहन बना लेंगे। तो ये ड्यूटी याद रखे, कोई काम करना ये भी होता है, और जब आपने क्लैरिफाई करना हो ना कोई काम नहीं करना, वो भी आएगा ड्यूटी के अंदर ही, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी को ही क्लैरिफाई कर रहा है, ड्यूटी की लिमिट्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो इसीलिए जब हम इवैल्यूएट सीपीज पोजीशन में बताएंगे ना इसके राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है, तो क्या उसके ड्यूटीज में यह बात आनी चाहिए कि अब ये चीजें बाय करने का पाबंद नहीं है क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हुई, ये लाइन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो ड्यूटी है ही नहीं उसकी, जब चीजें खरीदना उसकी ड्यूटी है ही नहीं, तो ड्यूटी में लिख क्यों रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी ड्यूटी को क्लैरिफाई कर रहा है, ड्यूटी की लिमिट्स को क्लैरिफाई कर रहा है। बात समझिए भाई। तो ड्यूटीज में क्या लिखना है सीपी की, कि वो ये रेडियो सेंसर जो भी थी मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस ये बाय करने का पाबंद नहीं है क्योंकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, इवेंट अगर नहीं हुआ। राइट्स में क्या लिखेंगे, एडवांस, जी बिल्कुल, राइट में लिखेंगे कि ये उससे एडवांस रिकवर कर सकता है, ठीक है। रेमेडीज में भी वैसे राइट में सिर्फ इतना लिखना है आपने कि वो रिस्टोरेशन कर सकता है, रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस, रेस्टिट्यूशन का राइट है इसके पास। कौन सा राइट है, रेस्टिट्यूशन, सिर्फ इतनी बात लिख ले, क्योंकि आगे उसने डिटेल रेमेडी में पूछी है। फिर रेमेडी की हेडिंग में बताएं उसको क्या, कि रेस्टिट्यूशन का मतलब ये है, तफसील से बताएं। अब रेस्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो उसने उसे 10 मिलियन पे किया था एडवांस, वो वापस कर सकता है, लेकिन ये डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता क्रिसेंट स्क्वायर से, क्रिसेंट फार्मास्यूटिकल स्क्वायर रिसर्च से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं है, ये इवेंट नहीं हैपन हुआ। मेरी बात समझ आई। तो जरा मुझे बताइए अगर केस आपको समझ आया, इसमें फिर इस केस में नुकसान किस पार्टी का हुआ और कितना हुआ, 12 मिलियन का। मेरी कुछ बात समझ आई। इसमें सबसे अहम क्वेश्चन ये नहीं था ये कॉन्ट्रैक्ट की टाइप कौन सी है, सबसे अहम सवाल ये भी नहीं था कि इवेंट कौन सा है, हैपन हुआ कि नहीं हुआ। सबसे अहम सवाल क्या था, पोजीशन का मतलब क्या है। पोजीशन का मतलब क्या है, राइट्स एंड लायबिलिटीज की, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टीज की, जिसकी भी पोजीशन पूछी हो उसका मतलब क्या है, राइट्स एंड। और राइट्स एंड ड्यूटीज आपको पता चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है, तो पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करना है, इन्फोर्सेबल है कि नॉट इन्फोर्सेबल है, फिर राइट्स और ड्यूटीज की तरफ आना है। बोले बात समझ आती है। तो आइंदा जब कभी 30 पोजीशन 20 पोजीशन एज पोजीशन की बात करेगा, आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है, फिर उसके बाद जिसकी पोजीशन पूछी है उसके राइट्स बता दें, उसकी ड्यूटीज बता दें, ठीक है। जो पहले मुनासिब लगे आपको वो बता दें, ठीक है। पहले ड्यूटी आपको लगता आनी चाहिए तो पहले ड्यूटी लिखते बाद में राइट लिखते, या पहले राइट लिखते बाद में ड्यूटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समझ आई क्वेश्चन 1 की। शाबाश, आप लोगों ने जिस तरह यस कहा है तो लग रहा है कि कोई समझ नहीं आई। आगे ओके ओके। दूसरा सवाल कौन सा था, 6 में तो 4 सवाल आ गए। चले कोई नहीं, पढ़ते हैं। अच्छा, state whether following are contingent contract or otherwise, giving brief reason for your answer. Please also explain in case of contingent contract will be enforceable by law. कहने ये भी बताओ contingent contract है कि नहीं, और ये भी बताओ enforceable by law होगा कि नहीं होगा। पहला सवाल, A agree to pay B rupees 50,000 if he proves to straight lines can enclose a space. Impossible है, ओके। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है, वाइड है। A agrees to construct a building B for rupees 1 million on the condition that payment will be made on completion of building. इसको स्टारिक मार्क कर ले, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? यस वाला कौन था, यस वाला, हाँ भाईजान, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यस वाले। मुझे बताइए इसमें कोलैटरल फ्यूचर्स अनसर्टेन इवेंट कौन सा है कोई? इसमें मेन कॉन्ट्रैक्ट ही है, बिल्डिंग बना के देनी है, पैसे लेने हैं, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें कोई कोलैटरल अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है ही नहीं।
सिर्फ इफ का लफज आ जाने से, ऑन द कंडीशन का लफज आ जाने से या इफ का लफज आ जाने से कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इफ का लफज या कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए? कोलैटरल अनसर्टन फ्यूचर। A agrees to sell his house to B for rupees 100,000 if his father does not return within 2 years from United States of America. Contingent contract है, enforceable है? Enforceable कब है? अगर 2 साल में फादर ना आए तो। Last, A agrees to pay rupees 2,000 to B if B marries C. B marries D. क्या 2,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2000 में क्या होता है भाई? ये हाँ 2002 में भी कोई 2000 इतनी नहीं। मेरा ख्याल क्लर्क की सैलरी उस वक्त इससे ज्यादा होती होगी। महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा, सारी जिंदगी का फैसला करवा रहा। सही किया बी ने। बट आफ्टर ए मंथ डी डाइज। उसके साथ बुरा हो गया डी के। अच्छा बी मैरी सी, उसके बाद बी ने सी से शादी कर, तो अब पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? क्यों? ये वाला एग्रीमेंट उस वक्त वाइड हो गया था। किस वक्त? यहां पे बी मैरीज डी, यहां पे वाइड हो गया था। अब वो वाइड हो चुका है, अब दोबारा, क्योंकि लॉ ये कहता है हालांकि आपने कंडीशन पूरी कर दी, लेकिन लॉ कहता है इस पॉइंट पे आके आप रीजनेबल अनसर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि बी सी से मैरिज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, या करेगी कि नहीं करेगी। यहां पे आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पे ऐसे लगता है कि अब ये फॉर लाइफ ही एग्रीमेंट खत्म है। नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन था? अटेम्प्ट द फॉलोइंग केस, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद Noor agrees to renovate an office firstly for rupees 500 on the term that no payment shall be made till the completion of the work. Is this a contingent contract? क्यों? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट तो है ये, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? में कोई अनसर्टन फ्यूचर इवेंट नहीं है। क्लियर हो गए सारे? चलिए अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट्स की तरफ। चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और इसमें 2 कंसेप्ट्स हैं हमारे। एक कंसेप्ट है हमारा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, और दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। कितने कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं? कौन कौन से? मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, और दूसरा कौन सा है? एप्रोप्रिएशन। पहला कौन सा बताइए? चैप्टर हमारा कौन सा है? कंप्लीट हो गया ना मैटर हमारा? पहला हमारा कौन सा है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर कौन सा हमारा? चैप्टर 6 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हमने इसमें 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। कौन कौन से? मीनिंग एंड टाइप ऑफ परफॉर्मेंस और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। फिर से बताइए कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं? मीनिंग एंड टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन बाय प्रोमिसर, के प्रोमिसर ने जो करना था वो कर दिया। यह है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो एक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो टास्क, जो प्रॉमिस पूरा करना था, प्रॉमिसर अगर वो पूरा कर दे, जो करने का वादा किया था वो कर दिया, ये क्या हुआ? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की 2 टाइप्स हैं। एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्ट। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? मैंने भाईजान को कहा कि मैं इनको 10 तारीख को ये मारकर बेचूंगा, इनको डिलीवर कर दूंगा। 10 तारीख को मैं इनके, अच्छा एग्री हुआ था कि 10 तारीख को सुबह 10 बजे इनकी दुकान पे मैं ये मारकर डिलीवर कर दूंगा। मैं 10 तारीख की रात को इनके घर पे चला गया मारकर लेके।
अगर तो 10 तारीख को सुबह 10 बजे इनकी बिजनेस प्लेस में, इनके वेयर हाउस में मैं आया और ये मार्कर लेके आया, इन्होंने मार्कर को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे पैसे दे दिए, ये क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये क्या है? अगला केस, 10 तारीख को रात 11 बजे मैं इनके घर में पहुंचा सामान लेके और कहा भाई सामान रख लो। इसने दरवाजा खोला, मुझे देखा, सामान को देखा और फिर घूर के देखा और कहा भाग जाओ। क्या कहा? भाग जाओ। ये कौन सी परफॉर्मेंस है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कौन सी परफॉर्मेंस? के परफॉर्मेंस की कोशिश की गई, प्रोमिसर ने अपनी कोशिश की पूरी, प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो परफॉर्मेंस की दो टाइप्स है। पहली टाइप क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरी क्या है? अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था प्रोमिसर वो काम करे और प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट कर ले। प्रोमिसर ने दिया, प्रोमिसी ने लिया, क्या हुआ? ये एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्रोमिसर ने जो चीज देने का एग्रीमेंट किया था, प्रोमिसर वो चीज लेके पहुंचा, प्रोमिसी ने वसूल करने से इनकार कर दिया, क्या है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब दो परफॉर्मेंस समझ आ गई। अब सुन ले, किताब में दो परफॉर्मेंस है, एग्जाम में सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस टेस्ट करेगा, गेस करे कौन सी? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। याद रखिए स्टोरीज के दो एंड होते हैं, एक होता है गुड एंड, एक होता है बैड एंड। दो एंड हो सकते हैं, होता एक ही है, या तो गुड होगा या बैड ही होगा। एग्जाम में लॉ के पेपर में हमेशा बैड एंड आएगा। गुड एंड, भाई अगर सारा चीजें सही सही हो तो ना वकील की जरूरत ना पुलिस की जरूरत। तो इसलिए एग्जाम में हर केस स्टडी में याद रखिएगा क्या होगा सिचुएशन में, कुछ बैड ही होगा। बैड होगा तो केस बनती, कहानी बनती तब है जब बैड हो, वकुआ हो, वरना होता ही नहीं है। शवाक अहमद साहब क्या मिसाल देते हैं कि चंद बूढ़े बैठे पार्क में और गाजर मूली काट काट के खाएं, मसाला लगा के मजे से गपशप करें, ये खबर कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर उसी छुरी से किसी का गला काट दिया, सारे खबर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई चीज बैड नहीं होगी न्यूज नहीं होगी। तो उसी तरह जब तक कोई चीज बैड नहीं होगी वो हमारे पेपर में केस स्टडी नहीं बनेगी। तो केस स्टडी के अंदर हमेशा कौन सी परफॉर्मेंस आएगी? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में किसका कसूर है आपके ख्याल में? यानी प्रोमिसर चीजें लेके आया प्रोमिसी के पास, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, बताइए कितने स्टूडेंट का ख्याल है प्रोमिसर का कसूर है? हाथ उठाएं। कितनों का ख्याल है प्रोमिसी का कसूर है? कितनों का ख्याल है इट डिपेंड्स? अब आए लाइन पे। अगर तो प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, फिर से सुने, अगर प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक डिलीवरी की है और फिर प्रोमिसी रिफ्यूज करता है, प्रोमिसी का कसूर। और अगर प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक डिलीवरी नहीं की और फिर प्रोमिसी रिफ्यूज करता है, तो किसका कसूर? प्रोमिसर का कसूर। ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है, इसको लिख ले। अगर प्रोमिसर ने टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक डिलीवरी की और प्रोमिसी वसूल नहीं करता तो प्रोमिसी का कसूर। फिर से बोलूं, अगर प्रोमिसर ने टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक डिलीवरी की और प्रोमिसी इनकार करे वसूल करने से, प्रोमिसी इनकार करे तो प्रोमिसी का कसूर। दूसरा पॉइंट बताऊं अब? दूसरा पॉइंट सुने। और अगर प्रोमिसर टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक डिलीवरी ना करे और प्रोमिसी इनकार कर दे
तो प्रोमिजर का कसूर। किसका कसूर? प्रोमिजर का। तो मुझे बताइए, अगर प्रोमिजर सुबह 10 बजे गोदाम पे चीजें लेके आया, प्रोमिजी ने इनकार किया, किसका कसूर? प्रोमिजी का। और अगर प्रोमिजर रात के 11 बजे उसके घर लेके आ गया सामान और प्रोमिजी अब इनकार करता है, किसका कसूर? ये असूल समझ में आया? तो इसका मतलब है हमें क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए जो पूरी करना जरूरी है, और अगर पूरी नहीं की तो फिर प्रोमिजर का कसूर। टर्म्स एंड कंडीशन पूरी की तो प्रोमिजी का कसूर, टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं की प्रोमिजर का कसूर। तो पढ़नी है टर्म्स एंड कंडीशन। किस लिए पढ़नी है? ताकि केस स्टडी के अंदर डिसाइड कर सके क्या प्रोमिजर का कसूर के प्रोमिजी का। अगर इनकार हो जाए तो प्रोमिजर का कसूर के प्रोमिजी का, ये कैसे पता चलेगा? टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन पूरी की तो किसका कसूर? प्रोमिजी का। और अगर टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं की तो अब सुने टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी है? टर्म्स एंड कंडीशन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। इसे क्या बोलते हैं? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। टेंडर को ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब टेंडर। टेंडर का मतलब होता है प्रेजेंट कर। टेंडर के दो मतलब है। एक टेंडर का मतलब है अखबार में इश्तिहार देना, वो आपने पढ़ा था ऑफर। और दूसरा टेंडर का मतलब है प्रेजेंट करना। टू टेंडर मींस टू प्रेजेंट। ही टेंडर्ड ए पेमेंट ऑफ ₹1000, मतलब ही प्रेजेंटेड ए पेमेंट ऑफ 1000। बहन लिख ले, बहन लिख ले। टेंडर का मतलब अखबार का नोटिस और प्रेजेंट करना। प्रेजेंट यहां पे किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है? प्रेजेंट करना। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर का मतलब है आपने चीजें प्रेजेंट की तो क्या चीजें जरूरी है। ये प्रोमिजर के लिए है सारी नसीहतें। किसके लिए है? और प्रोमिजर क्यों सीख रहा है कि अगर ये कंडीशन पूरी की तो फिर प्रोमिजी का कसूर है अगर नहीं लेता, और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं की तो प्रोमिजर का। हो जाए शर्तें। इन शराइत को क्या कहते हैं? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, या दूसरा नाम क्या है? एसेंशियल वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब वो लिखेगा एसेंशियल बताओ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के, आप कहेंगे ये तो सर ने सिखाया नहीं। ऐसा बोलेंगे ना कि जब वो एसेंशियल्स ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस लिखेगा तो एसेंशियल्स ऑफ ऑफर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? जब वो एसेंशियल्स ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस पूछेगा तो क्या लिख लेंगे? एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। नहीं, यही बताना है। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर और कंसेप्ट है, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और कंसेप्ट है। नहीं समझे? नहीं, एग्जाम में आपने सिर्फ ऑफर को मैच करना है। उसने पूछना है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बताएं, आपने कौन से एसेंशियल बताने भला? ऑफर। मुझे पता है आप यही बताएंगे, आप यही बताएंगे ना। इससे ऐसा मिलता जुलता एक और सवाल भी था ना, वो क्या था? हाँ, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर और एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर किसके है? एक्सेप्टेंस के ऑफर के? एक्सेप्टेंस के। समझ रहे हैं ना पूरा टर्म? चले आइए एसेंशियल पढ़ते हैं। सबसे पहला भाई वैलिड टेंडर एसेंशियल्स क्या है? प्रोमिजर ने चीजें लेके जानी है प्रोमिजी के पास। क्या चीजें होना जरूरी? नंबर 1 अनकंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट में जो एक दफा तय हो गया उसके बाद मजीद कंडीशन ऐड नहीं की जा सकती। जो नो एक्स्ट्रा टर्म्स, जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया एज इट इज उसके मुताबिक ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था भैया 10 बजे तुमने ये चीजें डिलीवर करनी है। 10 बजे आके कहने लगा भाई मेरे को ठंडी ठार कोक पिलाओ तो फिर मैं तुम्हें सामान उतरवाने की इजाजत देता हूं, वरना नहीं। ये एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में तय ही नहीं पाई थी। क्या ये वैलिड टेंडर है? नहीं है। वैलिड टेंडर के लिए पहली शर्त क्या है? अनकंडीशनल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ तय पाया ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन भी कोई तय पाई है ना तो उसके मुताबिक डिलीवरी। एक्स्ट्रा कंडीशन अटैच, कॉन्ट्रैक्ट में जो तय पा गया, डिलीवरी के वक्त एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो क्या होगा?
वैलिड टेंडर नहीं है। पहली बात समझ आई। प्रॉपर टाइम क्या मतलब, जो टाइम स्पेसिफाई किया उसके मुताबिक डिलीवरी हो। सुबह 10 बजे तो मतलब सुबह 10 बजे, इसका मतलब शाम के 10 बजे नहीं है, समझे। डिलीवरी हुई, डिलीवरी का टाइम तय पाया 10:00 AM, बताइए सुबह का है शाम का है। और अगर तय पाया PM, अगर वो शाम का, रात का, चले रात का, अगर वो कहता है कि जी 10 बजे रात के, तो डिलीवरी कब करनी है? 10 बजे रात के, ठीक है, उसकी मर्जी। आखिरी सवाल, आपने बताना है क्या ये प्रॉपर टाइम पे चीजें डिलीवर की गई कि नहीं की गई। जब रूल ये, अगला एक रूल ये है कि जो टाइम एग्री हुआ उस पर डिलीवर करो, और जो एग्री, अगर फर्ज करे कोई टाइम एग्री नहीं होता, मेंशन नहीं है, तो फिर रीजनेबल टाइम पे डिलीवरी करनी होती है। और रीजनेबल टाइम में वो कहता है बिजनेस आवर, जिसमें दुकानें खुलती हैं। ये टाइम बताइए रीजनेबल है कि नहीं। ये 12 के आगे AM लिखा हुआ है, ये रात के 12 है कि दोपहर के 12? पक्की बात है रात के 12 है, अच्छी बात जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ये रात के 12। चलिए प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस का मतलब क्या है, जिस जगह कहां सामान पहुंचाना है तो उधर सामान पहुंचाना है, यह है प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर पर्सन, जिसने प्रॉमिजर को, ये सॉरी प्रॉमिजी को चीजें पहुंचाए या प्रॉमिजी के एजेंट को। कॉन्ट्रैक्ट टर्म का मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो वही होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पाई है। ऐसा है 2-4 थोड़ी बहुत माइनर डेविएशन हो जाए मसला कोई नहीं है। 100 टन चीनी मंगवाई, 2 किलो गिर गई, क्या रिफ्यूज कर सकते हैं? माइनर क्वांटिटी में, क्वालिटी में माइनर डेविएशन हो तो उससे फर्क। इंस्पेक्शन अपॉर्चुनिटी, जब आपने प्रॉमिसी को चीजें देनी है तो उसको मौका देना है। किस चीज का मौका? तसल्ली से चेक कर ले, उसको ये नहीं कहना जल्दी जल्दी करो मेरे को जल्दी, मैंने आगे जाना है, नहीं नहीं, तसल्ली से चेक कर ले। अगर आपने उसे चेक करने का मौका नहीं दिया तो वो क्या वैलिड नहीं। लेकिन याद रखें, अगर कभी आपने ऑनलाइन पार्सल मंगवाया और ऑनलाइन वालों के साथ है टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जब आप यस करते हैं, उन्होंने कंडीशन लिखी हुई थी जब तक पेमेंट नहीं करेंगे पार्सल नहीं खोल सकते। अब आपके, अगर आपने एग्री कर लिया इसको, तो फिर आपके पास इंस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये ना वादा ला पढ़ के जाए, ऑनलाइन मंगवाया था मैंने चेक कर लिया उसके बाद वापस नहीं ले रहे सर, आपने तो पढ़ाया था रीजनेबल अपॉर्चुनिटी राइट है। अगर आप राइट है, लेकिन आप अगर राइट पहले ही उसको सैक्रिफाइस कर ले तो फिर राइट नहीं है। होल ऑब्लिगेशन, अगर तय पाया कि भाई 10,000 चीजें बेचनी है, हर महीने 1-1,000, तो हर महीने कितनी चीजें होनी चाहिए? 1-1,000। भाई ऐसा ही है, वो नहीं समझ आ रही। और अगर तय पाया कि 10,000 की 10,000 सारी चीजें इकट्ठी 2 महीने बाद डिस्पैच करनी है, तो फिर होल ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट में था, कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 एक ही टाइम में शिप करना है तो फिर एक ही टाइम में शिप करना है। कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया कि 1,000 करके शिप करने हैं तो 1,000 करके शिप करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो तय पाया उससे आधी आधी क्वांटिटी नहीं कर सकते कि सर आपने ऑर्डर तो 10,000 का दिया, तैयार थे, बाकी 4,000 अभी हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने कहा चलो 6,000 आज भिजवा देते हैं, बाकी आपको महीने बाद दे देंगे। ये महीना पहले डिलीवरी कर दी हमने, तो कहा भाई मैंने अभी इंतजाम ही नहीं की अपने, समझ रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया होल ऑब्लिगेशन, एग्री डेट पे आपने डिस्पैच करनी है। बताइए ये एसेंशियल समझ आए? ये एसेंशियल किसके थे, ऑफर के थे या एक्सेप्टेंस के? ऑफर ना के, ना के ऑफर ना एक्सेप्टेंस, ये थे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्लियर? बताइए कोई मुश्किल है? और अगर मैं कहूं ये मुश्किल था, एक इससे भी आसान कंसेप्ट बढ़ा दूं आपको, ये मुश्किल था, इससे भी आसान कंसेप्ट। टाइम तो अभी 25 मिनट है।
12 बजे क्लास स्टार्ट हो जानी है। कितना टाइम है? 8 मिनट। क्या 5 मिनट काफी है? अब 5 मिनट काफी? 5 मिनट तो मेरा टाइम तो मेरे को देना, और मेरा टाइम तो मेरे को दे, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं मांग रहा। पहले बताइए, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा मुझे बताएं, डेटर्स का काउंट, क्रेडिटर का काउंट आपने काउंटिंग में बनाना सीखा है? काउंटिंग की बात कर रहे हैं, काउंट बनाना आता है? क्या आपको पता है डेटर क्रेडिटर एक दूसरे के साथ लेन देन करते रहते हैं? एक दूसरे को सामान भिजवाता है, दूसरा पहले को पेमेंट भिजवाता है, ऐसा होता है? अच्छा एक पहेली पूछे फिर। एक बंदे ने चीजें भिजवाई, ताजिर था, उसने चीजें भिजवाई, ए ने भिजवाई बी को। पैसे किसने देने हैं? बी ने। अब हर महीने कई ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन 1 तारीख को हुई 10,000 की, फिर नहीं 10,000 की ट्रांजैक्शन 10 तारीख को हुई, 20 तारीख को 20,000 की ट्रांजैक्शन हुई, 30 तारीख को 30,000 की ट्रांजैक्शन हुई। इसके बाद मंथ एंड पे उस पार्टी ने 5,000 भिजवाया। सवाल मेरा बड़ा सिंपल, ये 5,000 किस डेट की पेमेंट है? क्या 10 तारीख वाले की, फाइफो के मुताबिक 10 की, या लाइफो के मुताबिक 30 तारीख की पेमेंट है, या एवरेज निकालनी है? फाइफो लाइफो एवरेज बढ़ा हुआ कि नहीं बढ़ा हुआ? अच्छा थोड़ा थोड़ा, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई करवाया है, मैंने कुछ डिटेल थोड़ी करवाया है भाई। सवाल समझे? 10 को 10,000 की चीज खरीदी, 20 को 20,000 की चीज खरीदी, 30 को 30,000 की चीज खरीदी। पूरे महीने में मिस्टर बी ने 60,000 की चीजें खरीदी। मंथ एंड पे 5,000 का चेक दे दिया 30 तारीख की शाम को। सवाल ये है, ये अमाउंट चेक 5,000 पेमेंट किस डेट को एलोकेट होगी? 10 तारीख वाले को, 20 वाले को, 30 वाले को? इसका जवाब सुन लेने। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। इसको क्या, जब ये फैसला करना कि जो हमें पैसे आए हैं, ये जो पैसे भेजे हैं डेटर ने, डेटर पैसे भेजना है, डिफॉल्ट डेटर डिफॉल्ट देने वाला, हाँ डेटर पैसे भेजेगा। ये जो डेटर पैसे भेजेगा, ये किस डेट को अप्लाई किए जाएंगे, किस डेट को सेटल करने के लिए इस्तेमाल होंगे? इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। के 5,000 की पेमेंट किधर एप्रोप्रिएट करें, 5,000 की पेमेंट किधर एडजस्ट करें? इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। इसका जवाब सुनने। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? असाइनिंग, एलोकेटिंग डेटर्स पेमेंट टू स्पेसिफिक डेट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? असाइनिंग डेटर्स पेमेंट टू स्पेसिफिक डेट। पहला रूल डेटर चॉइस। भैया डेटर जिसने पेमेंट भेजी है ना, वो पेमेंट भेजे के साथ इंस्ट्रक्शन भी भेजेगा, भैया ये ऐसा है कि ये 20 तारीख वाले डेट की पेमेंट है, तो इस 5,000 को किसके लिए एडजस्ट किया जाएगा? 20 वाले। और अगर कहे 30 तारीख वाला है, और अगर कहे 10 तारीख वाला है, सिंपल रूल। पहला क्या है? डेटर चॉइस। डेटर ने कहा, स्पेसिफाई कर दिया कौन सा डेट की एडजस्टमेंट होगी, तो मतलब उसी डेट की एडजस्टमेंट होगी। डन। आसान था मुश्किल? आगे चलते हैं। अगर डेटर भूल जाता है, एलोकेशन नहीं करता, बस पेमेंट भिजवाई, इंस्ट्रक्शन नहीं भिजवाई, फिर क्रेडिटर की मर्जी। फिर किसकी मर्जी? वो जिस मर्जी डेट की एलोकेशन कर दे। चाहे तो वो, अगर डेटर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, तो फिर क्रेडिटर की यानी पैसे वसूल करने वाले की मर्जी। वो चाहे तो फिर 10 को एलोकेशन कर दे, चाहे 20 वाले की कर दे, चाहे 30 वाले की कर दे। बोले समझ आती है कि नहीं? पहली मर्जी किसकी? डेटर। डेटर अगर मर्जी नहीं बताता तो क्रेडिट। लेकिन याद रखे, क्रेडिटर ने जब अपनी मर्जी चलानी है तो फिर डेटर को बता देना है कि भैया मैंने तेरे तो 5,000 भेजे थे, शुक्रिया के साथ वसूल पाए, और इन्हें हमने 20 तारीख वाली की पेमेंट को एडजस्ट कर दिया। तीसरा सवाल गैस करे, तीसरा केस क्या होगा? जब ना डेटर एलोकेशन करे, डेटर ने भी पेमेंट भिजवाई, खामोश, क्रेडिटर ने भी पैसे वसूल किए, खामोश, किसी ने भी एलोकेशन नहीं की। अब रूल क्या होगा सुन ले, जो एग्जाम में पूछेगा आपसे। पहला, आपने देखना है अगर तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ड्यू हैं, तो पहले को उसको एडजस्ट करना है।
फिर उसके बाद पेमेंट प्रिंसिपल की बारी आएगी। फर्स्ट करें इंटरेस्ट कोई नहीं था, अब बारी, अब क्या होगा, फाइफो बेसिस अप्लाई करने हैं। फाइफो का मतलब क्या है, ओल्डेस्ट डेट पहले सेटल होगा, यानी सबसे पहले कौन से वाला होगा, पहले जो सबसे पहले राइज हुआ था, यानी 10 वाला। अगर पैसे बच गए तो, फिर भी पैसे बच गए तो ओल्डेस्ट डेटर पहले। आपको एक हैरान कुन बात बताऊं, हैरान कुन बात बताऊं, अगर डेटर ने भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी, क्रेडिटर ने भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो ये इन दी ऑर्डर ऑफ टाइम डेट सेटल होता है। यानी जो सबसे पुराना डेट हो ना, वो पहले सेट होगा, नए वाला बाद में होगा। अब इसमें हैरान कुन बात सुने, पुराना डेट अगर टाइम बार्ड है ना, वो भी सेटल होगा। ये थी हैरान कुन बात। और अब परेशान कुन बात बताऊं, हैरान कुन बात क्या थी, टाइम बार्ड डेट भी सेटल होगा। परेशान कुन बात क्या है, डिस्प्यूटेड डेट सेटल नहीं होगा, डिस्प्यूटेड डेट सेटल नहीं होगा। फिर से बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा, टाइम बार डेट सेटल, ये जो तीसरी कंडीशन है इसमें बात कर रहा हूं, टाइम बार डेट सेटल होगा, डिस्प्यूटेड डेट सेटल नहीं होगा। फिर बोले टाइम बार डेट सेटल होगा, डिस्प्यूटेड डेट सेटल नहीं होगा। बोल 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 मेरे भाई, बोलते जाएं, टाइम बार डेट सेटल होगा, डिस्प्यूटेड डेट सेटल नहीं होगा, टाइम बार सेट डेट होगा। बट ठीक 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 ठीक। आखिरी सवाल, क्या हो अगर अच्छा आखिरी सवाल, 10 तारीख को आखिरी, इसका जवाब दे दिया ना आपने, मान लूंगा आपको। 10 तारीख को 10,000 की चीजें खरीदी, 20 को कुछ नहीं खरीदा, 25 को 20 की चीजें भी खरीदी और 30 की भी खरीदी, दोनों 25 को खरीदी, ठीक है। 30 को 15,000 की पेमेंट की, नहीं समझे ना, पहले 10,000 की चीजें खरीदी, फिर 20,000 की चीज खरीदी, और उसी दिन 30,000 की चीजें खरीदी, दोनों चीजें सेम डे ड्यू है, और एंड पे पैसे दिए 15,000 के, करें अप्लाई। पहला 10 हो गया, चलो अब ये बाकी 5,000 बचा, ये 20 में एडजस्ट होगा कि 30 में, सेम डे में। फिर हमने ये नहीं देखना सुबह कौन से वाला था और शाम को कौन से वाला था, सेम बड़ी अमाउंट भी नहीं देखनी भाई, पोर्शनमेंट होगी, पोर्शनमेंट करनी आती है आपको, टीआरसी पास है आपका, पोर्शनमेंट करनी आती है। तो बाकी जो 5,000 होगा, 20,000 में कितनी एडजस्टमेंट होगी, 2,000 की, 30,000 में कितनी एडजस्टमेंट होगी, 3,000। शाबाश, कैसे कैलकुलेशन की, इतनी मुश्किल है, पोर्शनमेंट करनी आती है। कितने स्टूडेंट को पोर्शनमेंट करनी है, मैं नहीं मानता, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक केस स्टडी में करके नहीं दिखाएंगे। और ये तब आप यहां ऐसे कर ली क्योंकि मैंने एक फिगर सिंपल रखी थी, यही अगर मैं 25,000 कर दूं और एक को 12 कर दूं और एक को 7 कर दूं, आपको लग पता जाना है एलोकेशन होती कैसे है, कर लेंगे फिर भी चैलेंज, ठीक है। क्या आप ये चाहते हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा, ये सिर्फ आपके लिए है कि आज जो कुछ हमने पढ़ा है इसमें एग्जामिनर के जो दाव पेच हैं आपको बता दिए जाए पहले से, कि जब मुकाबला होगा तो खुद ही सीख सुख लेंगे। इसकी तस्वीर ले ले, घर जाके पढ़ना आप नहीं है, ये सारा कुछ वही है। ये इस कंसेप्ट, इधर जो कंसेप्ट आज आपने पढ़ा है किताब में, वो इस कंसेप्ट को एग्जाम में कैसे कैसे टेस्ट करता है, ये वो है। लेफ्ट बोर्ड और राइट बोर्ड में फर्क क्या है, लेफ्ट क्या है जो किताब में लिखा है, ये वाला क्या है जो एग्जाम में पूछता है। तो अब आप कहें सर पहले ये क्यों नहीं पढ़ा दिया हमें, इसको छोड़,
भाई इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी था, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले से दाव पेच सीख ले तो उसको घर जाके पढ़ लीजिएगा, वरना केस स्टडी में पढ़ के आपको पता चल ही जाएगा। वरना अगर केस स्टडी नहीं की तो एग्जाम में जाके तो पता चल ही जाना है ना आपको। चलिए भाई इतना सा खुद बताइए ये कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये कंसेप्ट इजी था एप्रोप्रिएशन वाला? कितनों का ख्याल है मॉडरेट था? कितनों का ख्याल है मुश्किल था? ओके ओवरऑल लेक्चर आज का कितने स्टूडेंट का ख्याल है डिफिकल्ट? कितनों का ख्याल मॉडरेट? कितनों का ख्याल इजी? अच्छा मॉडरेट वाले ज्यादा हैं ओवरऑल। चलें ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा मुश्किल भी चीजें आ जाती है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।